हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट। देखिए बेटा, इस चैप्टर की वेटेज 6 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की? 6 मार्क्स की। ठीक है, तो ये मैक्रो की इकोनॉमिक्स का ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके दो सिंपल से चैप्टर है, एक मनी बैंकिंग और एक गवर्नमेंट बजट। दोनों की वेटेज 6 मार्क्स की है। तो आज हम गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? थोड़ा ध्यान से समझना। सर, क्लास 11th में हमने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? जिसमें हमने आपको इकोनॉमिक टूल्स पढ़ाए थे जो आपको हेल्प करते थे एज अ कंज्यूमर या फिर एज अ प्रोड्यूसर, है ना। जैसे कि डिमांड सप्लाई पढ़े थे ना टूल्स आपने, इकोनॉमिक टूल्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। वो आपको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करते थे इंडिविजुअल लेवल पे कि आप कैसे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करो। कि भाई मार्केट में जैसे मैकडी ने देखा कि डिमांड किसकी ज्यादा हो रही है, वेज बर्गर की, तो उसने सप्लाई किसकी बढ़ा दी, वेज बर्गर से। नोकिया नहीं देख पाया डिमांड को एंड्रॉइड की और वो बाहर हो गया, वो अपना सॉफ्टवेयर लेकर आया। तो जब तक आप डिमांड नहीं समझोगे आप सप्लाई किस हिसाब से कर लोगे। तो ये डिमांड जैसे जो बेसिक टूल्स है तुम्हें पता होने चाहिए, है ना। तभी तो एक प्रोड्यूसर क्या कर पाएगा, उस हिसाब से सप्लाई कर पाएगा कि वो सप्लाई किस चीज की ज्यादा करे और किस चीज की कम करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, कि उसे मैक्सिमम। तो आप कैसे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करो, है ना, एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर। तो आपको कुछ इकोनॉमिक टूल्स हेल्प करते हैं जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े। बट अब क्लास 12th में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, तो क्लास 12th में हम आपको पूरी इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? तो जैसे आपने माइक्रो में सीखा था, तो रिसोर्सेज कैसी है हमारे पास, लिमिटेड, और वांट्स कैसी है हमारे पास। तो एक प्रोड्यूसर को भी सोचना पड़ता था कि वो कितनी यूनिट प्रोड्यूस करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। तो उसे बहुत सारे इकोनॉमिक टूल्स हेल्प कर रहे थे, डिमांड और सप्लाई ऐसे टूल्स थे कि मैकडी देख रहा है कि डिमांड किसकी ज्यादा है, वेज बर्गर्स की, तो सप्लाई किसकी बढ़ा दी, वेज बर्गर्स की। आया समझ में? सिमिलरली हमारे देश की सरकार के साथ भी तो यही समस्या है। देश की सरकार के पास भी तो रिसोर्सेज कैसी हैं और देश की वांट्स कैसी हैं। तो उसके लिए सरकार को भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। क्या बनानी पड़ती हैं? हाँ, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियां बनानी पड़ती हैं। फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपने मनी बैंकिंग में पढ़ी, जिसे आरबीआई कंट्रोल करता है ना। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फाइनेंशियल पॉलिसी। क्या बेटा? जिसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं और सिंपल लैंग्वेज में उसे हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। ठीक है, तो देश की सरकार कैसे देश की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगी देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसके लिए सरकार को इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। क्या बनानी पड़ती है? आया समझ में? तो सरकार क्या बनाती है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। क्या बनाती है? तो सरकार क्या करती है, फरवरी के अंदर 1 फ़रवरी को, पहले तो 1 वीक ऑफ फ़रवरी में होता था, बहुत सालों से 1 फ़रवरी को होता है। तो हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो 1 फ़रवरी को ही पूरे देश के सामने पार्लियामेंट के अंदर एक पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनाउंस करती है, प्रेजेंट करती है। ठीक है, कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक होता है कैलेंडर ईयर विच रन फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर जिसे हम फिस्कल या अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। भाई हमारे कॉमर्स वालों के लिए तो यही है। तो ये जो आने वाला साल है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, अपकमिंग, हाँ, तो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश की सरकार कहां कहां पर कितना कितना पैसा खर्च करेगी और कहां कहां से कितना कितना पैसा आएगा, ये सरकार पहले ही एस्टिमेट लगा लेती है। क्योंकि हम बजट कब के लिए बना रहे हैं? आने वाले साल के लिए। तो आने वाला साल तो अनसर्टेन है, हमें थोड़ी ना पता कि एक्चुअल में खर्चे ज्यादा होंगे या ये अंदाजा लगाया जाता है। अब कोरोना पेंडेमिक कोई एस्टिमेट कर सकता था कि भाई कितना हेल्थ पे खर्चा करना पड़ जाएगा हमें? हमने तो बजट बनाया था, जो बनाया था लगभग 14% के आसपास, करना ज्यादा पड़ गया। कोई डाउट यहां तक? तो ये क्या है? बजट, एस्टिमेटेड बजट है। क्या है? प्लान्ड बजट है। क्या है? हाँ, ये एक्चुअल बजट। तो हमारे देश की सरकार क्या करती है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है जिसमें सरकार पहले ही रिकॉर्ड कर लेती है कि जो आने वाला अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है विच रन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31
फैब के अंदर ही 2024 के अंदर फिनेंस मिनिस्टर आई निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में और पूरे देश के सामने पूरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करी कि सर ये जो 1 अप्रैल 2024 है ना, इससे लेकर 31 मार्च 2025 तक हमारे देश की सरकार कहां कहां पर कितना कितना पैसा खर्च करेगी और कहां कहां से कितना कितना पैसा आएगा। तो सरकार पहले ही पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेती है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। अब बताओ कितनी जरूरी है ये। घर में अगर कोई फंक्शन भी है ना आपके और आपने अगर बजट नहीं बनाया तो आप घर में फंक्शन सही से नहीं कर पाओगे। पता लगा आप कैटरिंग बुक करने गए और कैटरिंग में बुक कराया 1000-1500 रुपए वाली प्लेट, है ना। कपड़े खरीदने गए और आप खरीद लाए महंगे महंगे 1-1 लाख रुपए के लहंगे खरीद लिए, पता लगा बाकी चीज़ों के लिए पैसा बचा ही नहीं। तो एक बजट तो हमें पहले से बना के चलना पड़ेगा ना कि भाई कपड़े इतने तक के खरीदने हैं, खाना इतने तक का हो जाना चाहिए, तो हमारे पे कितनी रिसोर्सेज हैं और उससे हम क्या करना चाहते हैं हमें पता होना। तो बताओ देश की सरकार कैसे चला लेगी देश को जब तक वो बजट प्रिपेयर नहीं करेगी। तो ये बजट ना एक ब्लूप्रिंट है। क्या है? एक रोड मैप है जो सरकार को जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उन्हें गाइड करेगा, उन्हें एक इंसाइट प्रोवाइड कराएगा, उन्हें एक रोड मैप प्रोवाइड कराएगा, है ना। उन्हें गाइडेंस देगा कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। पता लगा सारा पैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ही लगा दिया, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड का क्या होगा? रीजनल बैलेंस नहीं लाना तुम्हें? बताओ बताओ, रीजनल बैलेंस नहीं लाना है आपको तो कैसे आएगा? तो बजट सोच समझ के तो बनाया जाएगा। बजट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि उन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जाए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। पता लगा हमने आलतू फालतू जगह पैसा लगा दिया और उससे कुछ प्रोडक्टिव रिटर्न ही नहीं आ रहा, तो पहले सोचना पड़ेगा ना कि जैसे मेक इन इंडिया जैसी स्कीम में हम पैसा लगाएंगे तो बाहर से FDI आएगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जनधन योजना में पैसा लगाएंगे, उससे लोगों के अंदर सेविंग हैबिट बढ़ेगी, बैंकिंग सिस्टम में पैसा आना शुरू होगा जिसे बैंक यूज कर पाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो लोगों के घरों में पैसा पड़ा रहता है ना। तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना कि बजट कैसा बनाए कि रीजनल बैलेंस हो सके, बजट कैसा बनाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, बजट कैसा बनाए कि हर लोगों तक बेनिफिट पहुंचे, उसका पुअर का भी और रिच को भी, नहीं सिर्फ रिच को बेनिफिट हो रहा है। तो पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, है ना, खर्चे किस हिसाब से करने हैं कि देश के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे किए जा सके। बताओ बिना बजट के देश की सरकार देश कैसे चलाएगी? क्या पढ़ रहे हैं हम? इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हम कैसे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, तो माइक्रो में तो आपने कंज्यूमर प्रोड्यूसर के लेवल पे पढ़ा, अब यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो पूरी इकोनॉमी के लेवल पे कि देश की सरकार कैसे देश की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है देश की जरूरतों को पूरा करने। तो सरकार इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है। क्या बनाती है? क्या आपको इन इकोनॉमिक पॉलिसीज की समझ नहीं होनी चाहिए? अरे भाई मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक यूनिट है। क्या है? तो उसके ऊपर जो भी इकोनॉमी के अंदर, जिस भी इकोनॉमी के अंदर मैं बिजनेस कर रहा हूं और उस इकोनॉमी की इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई चेंजेस हो रहा है तो क्या वो मेरे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगा? कल तक मेरे प्रोडक्ट के ऊपर 18% टैक्स लगता था, आज 28 लग रहा है, क्या मेरे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? हो सकता है पॉजिटिवली बढ़े, हो सकता है नेगेटिवली बढ़े, हो सकता है डायरेक्टली बढ़े, हो सकता है इनडायरेक्टली बढ़े। मैं ईवी सेक्टर में डील करता हूँ, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, है ना। अब सरकार सब्सिडी दे रही है कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने पे, टैक्स, रोड टैक्स कम ले रही है, रजिस्ट्रेशन टैक्स कम ले रही है, तो लोग कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के लिए। तो क्या मेरे लिए गुड न्यूज़ नहीं है? तो क्या मुझे अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए कि सरकार इस वाले जो बजट अभी इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, कहाँ करेगी, उससे हमारी इंडस्ट्री को फायदा होगा? या अभी हमने आपको मनी बैंकिंग बढ़ाया था, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी की इंपॉर्टेंस समझाई थी हमने आपको कि सरकार जरा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो लोन महंगा हो जाएगा, लोग लोन की डिमांड। तो जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनकी गाड़ियां, टाटा, महिंद्रा, होंडाई, मारुति, तो उनकी प्रोडक्शन, बताओ बेरोजगारी आएगी नहीं आएगी? यही नहीं, उनके यहाँ जो सप्लायर है, जो स्टील सप्लाई कर रहा है, पेंट सप्लाई कर रहा है, टायर सप्लाई कर रहा है, उनकी भी प्रोडक्शन। बताओ अनएम्प्लॉयमेंट आ गई नहीं आ गई एक सरकार के जरा सा मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करने से? देख रहे हो किस लेवल तक ये मैक्रो पॉलिसीज आपके बिजनेसेस को इंपैक्ट करती है। तो क्या इन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को बिना समझे, इनकी बिना अंडरस्टैंडिंग किए, बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के आप बिजनेस चला पाओगे? तो बिजनेस को चलाना कैसे, उसके लिए बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ठीक है। बट देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को तो भी तो समझना पड़ेगा, तभी तो आप बिजनेस चला पाओगे। जिस भी देश के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो वहां की इकोनॉमिक पॉलिसीज को आपको समझना है ना, वहां की आपको फाइनेंशियल पॉलिसी को वहां की आपको समझना पड़ेगा, वहां के गवर्नमेंट बजट को आपको समझना पड़ेगा कि सरकार आने वाले साल में कहां कहां पर कितना कितना पैसा खर्च करेगी और कहां कहां से कितना कितना पैसा
तो ना हम पास्ट ईयर के लिए बना रहे हैं बजट, जैसे आप अकाउंट में बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें आप कंपनी के सारे खर्चे रिकॉर्ड करते थे और सारी रिसिप्ट रिकॉर्ड करते थे, वो पास्ट ईयर के लिए होता था। ना हम पास्ट ईयर के लिए बना रहे हैं, ना प्रेजेंट ईयर के लिए बना रहे हैं, हम सीधा किस कब के लिए बना रहे हैं, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो इसलिए ये जो बजट है ये एस्टिमेटेड है, एक्चुअल में रिसिप्ट ज्यादा भी आ सकती हैं और एक्चुअल में खर्चे ज्यादा भी हो सकते हैं। और आया समझ में? क्लियर है? ये एस्टिमेटेड बजट है। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? चलो, अब सर आपने इतना एम्फेसिस दिया कि सरकार एक फाइनेंशियल पॉलिसी बनाती है जिसमें सरकार पहले ही रिकॉर्ड कर लेती है कि आने वाले साल में हम कहाँ पर कितना कितना पैसा खर्च और कहाँ से कितना कितना पैसा। सर ये तो बता दो सरकार खर्च कितने तरीके से करती है? तो सरकार पैसा खर्च करती है दो तरीके से। कितने तरीके से? अरे कितने तरीके से? ठीक है, एक तो सरकार वो सारे खर्चे करेगी आने वाले साल में जिससे या तो देश के असेट्स, जैसे सरकार ने रोड बनाई, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, डैम बनाए, हॉस्पिटल बनाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशंस बनाए। आ रहा है समझ में? तो क्या इससे आने वाले सालों में सरकार को पैसा कमाने में हेल्प नहीं मिलेगी? लगभग सरकार बजट का इस साल 35%, कितना कैपेक्स कितना है बेटा देश का इस समय? 35%। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये असेट्स है, आने वाले सालों में हमें पैसा कमाने में मदद करेंगे। किसमें? हाँ, किसमें? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने क्या किया, वंदे भारत ट्रेन वगैरह पे पैसा खर्च किया, तो बताओ टूरिज्म नहीं बढ़ेगा? आने वाले टाइम में हमें फॉरेन करेंसी अर्न करने में हेल्प नहीं मिलेगी? फॉरेन करेंसी छोड़ो, डोमेस्टिक एक सर्कुलेशन तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बताइए। और सरकार बहुत तरीके से पैसा खर्च करी, मैं कह रहा हूँ डैम बनाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करेगी। जहां पानी नहीं पहुंच पाता वहां हम पानी को डाइवर्ट कर पाएंगे, तो इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव नहीं होगी। तो वो सारे खर्चे जो सरकार कर रही है और जिससे देश के असेट्स बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं? हाँ, तो उसे बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? असेट क्या होता है इन इकोनॉमिक्स? असेट क्या है? जो हमें हेल्प करे दूसरे गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में। तो असेट रेफर्स टू द दूस थिंग्स विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, जो हमें पैसा कमाने में हेल्प करे या दूसरे गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में। तो रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, डैम्स, है ना, ये सब चीजें हेल्प करेंगे। नहीं करेंगे क्या? बस सिंपल है, डन। या फिर वो सारे खर्चे जिससे हमारे देश की जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वर्ल्ड बैंक या IMF से लोन लिया हुआ था, उसे हमने रीपे कर दिया। क्या कर दिया? अरे हमने उसको रीपे कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, वापस चुका दिया। जीपे नहीं, रीपे। हाँ, रीपेमेंट कर दी। क्या कर दी? हाँ, कोई डाउट यहाँ तक? तो क्या होगा, जो देनदारी हमारी वर्ल्ड बैंक या IMF के टुवर्ड्स थी वो घट नहीं गई, तो देनदारी कम हो गई ना। तो वो सारे खर्चे जिससे या तो असेट या लाइबिलिटी, या तो असेट्स या लाइबिलिटी विच ईदर क्रिएट्स और रिड्यूस, विच ईदर क्रिएट्स और रिड्यूस, उसे हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिससे या तो असेट या लाइबिलिटी, तो ईदर और ईदर और, याद रहेगा। पर क्या सरकार देश चलाने के लिए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी? बताओ, मतलब देश के असेट बढ़ रहे हैं तो ही खर्च करेंगे, देश की लाइबिलिटी घट रही है तो ही खर्च करेंगे? ऐसे तो नहीं देश चलने का। बताओ, जिस देश के अंदर 50% लोग BPL फैमिलीज हो, बिलो द पॉवर्टी लाइन हो, जिस देश के अंदर दुनिया की 20% आबादी गरीब हो, जो हमारे देश में रहती है, उस देश में तो सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर करके काम नहीं चलने का। 1/5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की वो इंडिया में रहती है, जो पुअर है, जो साल में, है ना, अर्बन एरिया में महीने में जो 1000 रुपए से कम कमा रही है और रूरल एरिया में 816 रुपए से कम कमा रही है। तो कैसे होगा? समझ रहे हो? तो हम सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर से देश चला, तो बजट के अंदर सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि हमें कुछ ऐसे भी खर्चे करने पड़ेंगे जिससे हम उन फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें। तो सरकार और भी बहुत खर्चे करती है जिन्हें हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? पता है, बस कंजम्पशन हो रही है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना। इन्हें बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंडिचर, रिपीटेटिव एक्सपेंडिचर। ये हमें बार बार करते रहने, रिकर हो रहे हैं बार बार। सर जैसे कि क्या? जैसे कि सर सब्सिडी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन जो सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है, लोन लिया हुआ था उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सैलरी दे रहे हैं पुलिसमैन को। तो ये कैसे खर्चा है? कंजम्पशन। कोई एसेट बढ़ा, हमने जिनको स्कॉलरशिप दी, सब्सिडी दी,
ओल्ड एज पेंशन दी, इंटरेस्ट हमने पे किया, कोई असेट बढ़ा? कुछ भी नहीं हुआ। क्या पैसा कमाने में हेल्प करेगा ये? नहीं। अच्छा, हमने कोई पैसा लिया हुआ था इन सबसे, सब्सिडी जो हमने वापस दे दी इनको, क्या पहले पैसा लिया हुआ है लोगों से? है ना, ये जो हम स्कॉलरशिप दे रहे क्या पहले पैसा लिया हुआ है? या जो ओल्ड एज पेंशन दे रहे हमने पैसा लिया हुआ है? नहीं। तो जब लाइबिलिटी थी नहीं तो घटी कैसे? तो ना तो इन खर्चों से कोई लाइबिलिटी, ना कोई असेट, फालतू के खर्चे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो विच नीदर reduces liability nor creates asset, या विच नीदर क्रिएट नॉर रिड्यूस, तो इसमें आगे नीदर और नॉर, और उसमें आया ईदर और। तो वो सारे खर्चे जिससे सरकार आने वाले सालों में, है ना, या तो असेट बढ़ाएगी या लाइबिलिटी घटाएगी उन खर्चों से, तो उसे तो बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर वो सारे खर्चे जिससे ना तो कोई असेट बढ़े ना कोई लाइबिलिटी घटे, उन्हें बोलते हैं। तो सरकार पहले ही बता देती है कि आने वाले साल में हम इतना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे और इतना हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। 35% है इस बार। कितना पता है ना, क्योंकि ये आने वाले सालों में पैसा कमाने में हेल्प करेगा। बताओ, कोई डाउट यहां तक? बताओ, कितनी रोड बन रही है, हाईवेज कितने बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि पता है भाई इसके फायदे हैं। बताओ, एजुकेशन ले पाओगे आप बिना ट्रांसपोर्टेशन और बिना सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के? कैसे जाएंगे हम? ट्रैवल कैसे करेंगे? गुड्स ट्रैवल कर पाएंगे फ्रॉम वन गुड टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? बताओ, देयर इज अ गैप ना, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ। फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंचेगा, काम सिस्टमेटिकली हो ही नहीं पाएगा, स्मूथ फंक्शनिंग इकोनॉमी की हो ही नहीं पाएगी। समझ रहे हो? तो वो सारी चीजें जो हमारे देश के अंदर असेट को बढ़ाने में हेल्प करें या लाइबिलिटी को घटाने में, कैपिटल, और जिससे कुछ ना हो, वो बहुत बढ़िया। कोई डाउट यहां तक? समझ आया? डन। पर सरकार ये सारे खर्चे पूरे कैसे करेगी? उसके लिए पहले कुछ सोचना भी तो पड़ेगा ना कि पैसा आएगा कहां से। पैसा तो सरकार के पास दो तरीके हैं बेटा पैसे इकट्ठा करने के, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो, या तो सरकार क्या करे कि अपना कोई असेट बेच दे, अपना कोई असेट, हाँ, जैसे अभी एयर इंडिया बेच दी थी हमने, है ना, सेल ऑफ पीएसयू, सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? जैसे थोड़े टाइम पहले एमटीएनएल बेच दी थी, तो ऐसे बेच दे, तो उससे जो पैसा आ रहा था वो आना, मान लो मेरे पे एक घर है, उससे रेंटल इनकम आ रही है, मैंने बेच दिया, तो पैसा तो आ गया एकदम से 10-20 लाख का, जितने का भी घर गया, पर आने वाले टाइम में वो मुझे पैसा कमा कर आया। समझ में? क्लियर हो गया यहाँ तक? या मैं उसके कुछ शेयर बेच दूं, जैसे पहले एयर इंडिया के 37% डाइल्यूट करे गए थे, फिर कंप्लीटली डिसइन्वेस्ट किया। तो एक तो तरीका है, हम किसी भी सरकारी संस्था के, जैसे बीएसएनएल है, एसबीआई है, एलआईसी है, रेलवे है ना, बीएचईएल है, सेल है, इनके कुछ असेट बेच दे, इनके कुछ शेयर बेच दे, इनके कुछ, या पूरी की पूरी डिसइन्वेस्ट कर दे। आया समझ में? तो इससे क्या हुआ? असेट घट जाएगा। पैसा तो आएगा पर क्या हुआ? असेट घट जाएगा। या हम बोरो कर लें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ या किसी दूसरी कंट्री से, तो क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या होगा? हाँ, बताओ, लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी क्या? बोलो, बढ़ेगी ना लायबिलिटी, देनदारी बढ़ेगी नहीं, वापस नहीं रीपे करना पड़ेगा। पाकिस्तान थोड़ी ना है हम। कोई डाउट यहाँ तक कि बस आ जाए ना? समझ आया? तो हमें वापस भी तो चुकाना पड़ेगा भाई। समझ आया? क्लियर हो गया? तो अगर हम लोन ले रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ रही है, पैसा तो आ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। देश की कोई सरकारी संस्था बेच रहे हैं, उसके कुछ शेयर बेच रहे हैं, तो असेट घट रहा है। तो कोई भी रिसिप्ट जिससे या तो असेट, अरे या लायबिलिटी, विच ईदर रिड्यूसेस और क्रिएट्स, उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? बताओ, समझ आया नहीं आया? तो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट्स विच ईदर रिड्यूसेस असेट्स और क्रिएट्स। आया समझ में? पक्का? ऐसी एक और है, रिकवरी ऑफ लोन। क्या बेटा? मालूम मैंने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है, तो उससे हर महीने या हर साल मेरे पास क्या आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? अरे क्या आ रहा है? अरे क्या आ रहा है? बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो भाई। तो वो क्या हो गया मेरे लिए? असेट हो गया। क्या हो गया? बताओ, आप उधार किसी को सामान देते थे तो वो क्या कहलाता है आपका? डेटर। बैलेंस शीट में कहाँ आता है वो? असेट साइड में, क्योंकि उससे पैसा आना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो जिसे आपने लोन दिया हुआ है उससे पैसा आना है।
है ना, और इंटरेस्ट भी आ रहा है, और कोई भी चीज जो हमें पैसा कमा के दे वो क्या है हमारा असेट। तो अगर आप उसे कहोगे ला भाई तू मेरा लोन वापस दे दे सारा जो मैंने तुझे दिया हुआ है, रिकवरी और लोन, तो पैसा तो आ गया, रिसिप्ट तो आ गई, बट आने वाले टाइम में वो आपको पैसा कमा कर तो आपका असेट घटा या नहीं घटा। तो कोई भी रिसिप्ट जिससे या तो असेट घट जाए या लाइबिलिटी विच ईदर reduces asset और creates liability, उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? बट मुझे एक बात बताओ, क्या देश हम कैपिटल रिसिप्ट के बेसिस पे चलाएंगे? नहीं बेटा। कब तक हम सरकारी संस्थाएं बेचकर देश चलाएंगे बेटा? एक टाइम बाद तो बेचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और कब तक हम बोरो करके चलाएंगे? एक टाइम बाद तो पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी, कोई लोन देगा ही नहीं। क्या करें भाई? हमें कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि पैसा भी आ जाए और वो हमें कभी वापस करना भी, हमारी लाइबिलिटी भी ना बढ़े और हमें उसके बदले कुछ देना भी, हमारा जो असेट है वो घटे भी ना, हमारा जो असेट है वो घटे भी ना। तो हमें कुछ ऐसा साधन ढूंढना पड़ेगा। क्या करें भाई? तो हमने क्या करा, हमने एक रिसिप्ट बनाई जिनका नाम हमने दिया रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोला बेटा? इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है टैक्स, फिर है कुछ नॉन टैक्स। तो टैक्स तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है भाई। ये तो भैया इलादीन का वो चिराग है जो सरकार के हाथ में लग गया। जैसे कोई भी घिस के हम विश पूरी कर सकते थे ना, वैसी सरकार इस इलादीन के चिराग को जितना मर्जी घिसना चाहे वो घिस देती है और जितना टैक्स इकट्ठा करना चाहे वो कर लेती है। तो इससे बढ़िया तो कोई हथियार ही नहीं है। तो टैक्स क्या है सर? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हमारे देश की सरकार हमारे देश के सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज करती है, उनकी इनकम के ऊपर, उनकी वेल्थ के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, उनके गुड्स एंड सर्विस के खरीदने और बेचने के ऊपर। और वो पैसा कभी वापस, और उसके बदले कोई भी कॉरस्पॉन्डिंगली डायरेक्ट बेनिफिट। ये नहीं कि आपने टैक्स भरा तो हम वापस लौटा देंगे, नहीं जी, वापस नहीं मिलने का। ये नहीं कि जो आपने टैक्स भरा इसके बदले हम आपको ये दे देंगे, कुछ भी नहीं। बस आ रहा है, ना कोई कमिटमेंट और ना कोई वापस करने की लाइबिलिटी, ना कोई ऑब्लिगेशन। ना तो देश की कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है और ना कोई एसेट, फ्री का पैसा आ रहा है। तभी तो देश चला पाएंगे। जब तक सरकार के पास ऐसी कोई सोर्स नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा? क्या कैपिटल रिसिप्ट से देश चला हो गया? आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने हैं, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन बांटनी है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने हैं, तो आप क्या कैपिटल रिसिप्ट से करोगे? देश की सरकारी संस्थाएं बेच बेच के करोगे? बताओ, क्या उनके शेयर बेच के करोगे? क्या लोन लेते रहोगे? नहीं ना। हमें कोई ऐसा साधन चाहिए कि पैसा आ भी जाए, कभी वापस भी ना करना पड़े और उसके बदले कोई एसेट भी देना। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है टैक्स। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हमारे देश की सरकार हमारे देश के सिटीजन्स के ऊपर इंपोज करती है और वो पैसा कभी वापस भी, और उसके बदले कोई भी एसेट। आया समझ में? अब ये दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक डायरेक्ट और। तो वो तो मैं आपको समझा ही चुका हूं कि भैया इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है, बस इनको लेने के तरीके अलग अलग है। अब फंडा क्या है भाई? एक दिन में ऐसी किसी बच्चे का ना टेस्ट ले रहा था, यही टॉपिक था। तो बच्चा गाना गा रहा था कि तू प्यार किसी और का और तुझे चाहता कोई। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा? कह रहा भैया ये ना ट्रिक है, ये ना ट्रिक है याद रखने की। मैंने कहा ऐसी क्या ट्रिक है यार, हमें भी बता दे भाई, गाने से हम भी याद कर लेंगे, बच्चों को भी आसान हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा। कह रहा भैया डायरेक्ट टैक्स ना अरेंज मैरिज की तरह है और इनडायरेक्ट टैक्स लव मैरिज की तरह है। किसकी तरह? हाँ, प्यार किसी और का चाहता कोई। मैंने कहा यार थोड़ा सा भाई तू एलोबरेट करी से, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा भाई, तो अप्रोच थोड़ी सही लगी मुझे। समझा? कह रहा देखो सर, सरकार ने कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर दे देंगे, कष्ट झेलेंगे, देश के लिए इतना तो बनता है भाई। उन्होंने कहा इंडिविजुअल्स को कि आपको अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो सारे इंडिविजुअल्स रेडी हो गए कि कोई बात नहीं, साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी हमने इनकम कमाई होगी उस पर हम टैक्स दे देंगे, लाइबिलिटी हम झेल लेंगे, बर्डन हम झेल लेंगे, अपनी इनकम में से हम टैक्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ना दे तो नोटिस भिजवा देना। सारे इंस्टीट्यूशंस को बोला, कंपनीज को, क्या आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। कंपनीज भी तैयार, इंस्टीट्यूशन भी तैयार, कोई बात नहीं सर, देश के लिए सह लेंगे, जो भी हम प्रॉफिट करेंगे अर्न एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके एंड में जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होगा हम टैक्स भर देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, हमें कोई दिक्कत, अपने प्रॉफिट में से देंगे, बर्डन भी हम झेलेंगे और लाइबिलिटी में हमारी है, ना दे तो नोटिस भेज देना।
ठीक है भाई। तो सरकार ने कहा इनकम टैक्स देना पड़ेगा इंडिविजुअल्स को, सरकार ने कंपनीज को कहा कि तुम्हें कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। अब सरकार कह रही है कि तुम ना जो गुड्स और सर्विस खरीदते बेचते हो ना उस पर भी टैक्स दे दो। हमने कहा सरकार हमें माफ करो, हमें टैक्स देने में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बर्डन झेलने के लिए हम तैयार है, पर यार ये जो जिम्मेदारी है कि कोई भी गुड्स और सर्विस हम खरीद बेच रहे हैं उस पर टैक्स दो, सर वो नहीं निभा सकते हम, ये जिम्मेदारी नहीं हम निभा सकते। ठीक है, हम तो दिन में 36 सामान खरीदते हैं, 5 रुपए के बिस्कुट से लेके लोग 5 लाख रुपए की गाड़ी तक खरीद रहे हैं, हम तो टैक्सी भरते रह जाएंगे। रात को तो पूरी फैमिली इकट्ठी होकर बैठा करेगी, हाँ बेटा क्या खरीदा जी, पापा 20 रुपए की स्ट्रिंग पी थी, ले बेटा टैक्स भरूँ मैं उस पर, हम तो इसी में रह जाएंगे। तो हमें इस दुविधा से निकालो, इस देनदारी के झमेले से निकालो हमें। तो सरकार ने कहा चलो एक काम करते हैं, प्रबंध करते हैं कुछ इस तरीके से कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सरकार ने कहा एक काम करो, जिस दुकान से तुम सामान खरीदोगे उस दुकानदार को, उस शॉपकीपर को आप उस सामान के तो पैसे दे ही देना और साथ में जो टैक्स है वो भी आप उसे ही दे देना, हम उसकी जिम्मेदारी बना देते हैं, वो भरता रहेगा। तो मैं गया डोमिनोज में, मैंने कहा भाई कितने का पिज्जा है, कह रहा सर 500 रुपए का। अब जब बिल दिया था वो 525, मैंने कहा ये क्या है, कह रहा सर ये है जीएसटी। तो वो 500 तो खुद रख लेगा और 25 रुपए सरकार को जीएसटी फाइल कर देगा। तो लाइबिलिटी किसकी बना दी, दुकानदार की, और पे कौन कर रहा है एक्चुअल में, हम कस्टमर, कष्ट सहमत, अल्टीमेटली तो हम ही भोग रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस, इन द फॉर्म ऑफ। तो लाइबिलिटी किसी और की और पे कोई, तो प्यार किसी और का चाहता कोई। और डायरेक्ट टैक्स क्या है, लाइबिलिटी भी आपकी है और पे भी आपको ही करना पड़ेगा। इनकम टैक्स की पे करने की लाइबिलिटी भी आपकी और बर्डन भी आप ही झेल रहे हो, अपनी इनकम में से दे रहे हो। कॉर्पोरेट टैक्स लाइबिलिटी भी आपकी और पे भी आप ही कर रहे हो। तो डायरेक्ट टैक्स आर दूस टैक्स whose liability to pay and burden to pay fall on same person, and indirect tax are those tax whose liability to pay and burden to pay fall on different person, fall on। तो indirect tax are those tax whose liability to pay and burden to pay fall on different person। तो liability बना दी दुकानदार की और burden किस पे डाल दिया, कस्टमर पे, in the form of higher prices। तो पहले तो बहुत सारे होते थे, वैट, एक्साइज, कस्टम, सेल्स, अब तो एक है, वन नेशन वन टैक्स। टॉपिक भी आपका जीएसटी है ना। 4 आपको फीचर्स पता होने चाहिए, कैसे कास्केडिंग इफेक्ट उन्होंने खत्म किया टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगा करता था, है ना, कैसे यूनिफाई कर दिया इन्होंने सभी टैक्सेस को, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाएंगे जब टॉपिक आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो 2 तरीके से सरकार टैक्स लेती है, आया समझ में। फिर सरकार के पास और भी साधन है पैसा कमाने के, है ना। जो सरकार ले रही है पैसा और ना तो कभी वापस करेगी और ना उसके बदले कोई असेट, ठीक है ना। जैसे कि सर नॉन टैक्स रिसिप्ट, क्या बेटा, इसे मैं 2 में डिवाइड करता हूँ, कमर्शियल और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। ये समझाने के लिए देखो, सरकार कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू लेती है देश चलाने के लिए। जैसे आप आरटीओ में डीएल बनवाने जाओ तो फीस लेती है। कोई सरकारी सीयूटी का फॉर्म भरा हमने, 1400, 1800, 2200 निकलना पता ही है, कुछ 100 का ही है, और फॉर्म भर दिया 14 लाख बच्चों ने, ना वापस देना और ना उसके बदले कोई असेट देना। तो कमाने के साधन बहुत है, कमाने के साधन बहुत है। 25-25 लाख रुपए फीस है IIM वगैरह की, मजाक है क्या। तो कमाने के साधन बहुत है सरकार के पास। तो ये क्या, नॉन टैक्स रिसिप्ट, जो स्कूलों से फीस आ रही है, हॉस्पिटल से जो कमाई हो रही है ना, फीस जो आपसे ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर कमर्शियल रेवेन्यू के और क्या साधन है, जैसे सरकारी संस्थाएं हैं, रेलवे, SBI, LIC, इनसे नहीं पैसा आ रहा, इनकम फ्रॉम PSUs, इनकम फ्रॉम, बताओ, स्कूल कॉलेज से पैसा नहीं आ रहा, फीस पेनल्टी लगा देते हैं, टैक्स लेट भरा या कोई और पेनल्टी लगा दी, कुछ भी रेगुलरिटी हुई तो, है ना। अरे यस और नो, आए दिन सुप्रीम कोर्ट फाइन पे लगवाता रहता, अभी पतंजलि पे लगाया हर प्रोडक्ट के ऊपर 1-1 करोड़ रुपए का। तो ऐसे तो फीस ले ली, फाइन ले ली, पेनल्टी लगा दी। फिर सरकार के पास 2 तरीके हो रहे हैं, एस शीट, ये नया है, शायद आपने नहीं सुना होगा, एस शीट। जैसे किसी का कोई नहीं तो उसकी, अगर आप किसी को लीगल हकदार नहीं बना के जाते, लीगल वारिस, है ना, लीगल एयर, HIER वाला, है ना, नॉमिनी नहीं बना के जाते, तो जिसका कोई नहीं उसकी सरकार, जिसका कोई नहीं उसकी, हाँ। कोई डाउट यहाँ तक समझ आया अच्छे से? तो ये फंडा है। फिर 4 फीचर होता है, क्या होता है, नीरव मोदी लेके भागा 9,000 करोड़, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली 12,000 करोड़ की। मैं कह रहा चलो 9 की तो जब्त करी होगी, तो दैट इज क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो पैसा आ भी गया, ना कभी वापस देना, ना उसके बदले कोई एसेट घटेगा। आया समझ में? क्योंकि हम सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट से देश चला, अरे कब तक एसेट बेचेंगे,
और कब तक लोन लेंगे, एक टाइम बाद तो मिलना पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी भाई। तो हमें कुछ ऐसे साधन ढूंढने पड़ेंगे कि पैसा आ भी जाए, वापस देना भी, और उसके बदले कोई डायरेक्ट कोरस्पॉन्डिंग बेनिफिट भी देना ना पड़े। तो सबसे बेस्ट है टैक्स, कंपलसरी पेमेंट है जो हमारे देश की सरकार इंपोज करती है, और उसके बदले कोई डायरेक्ट कोरस्पॉन्डिंग बेनिफिट आपको, एक डायरेक्टली जो आपसे डायरेक्टली लिया जा रहा है और एक इनडायरेक्टली जो इनडायरेक्टली आप प्राइस में, प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड करके आपसे लिया जा रहा है। लिखा होता है ना एमआरपी में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कोई डाउट यहाँ तक समझ आया? तो सरकार पहले ही बता देती है कि आने वाले साल में हम कहाँ पर कितना कितना पैसा खर्च करेंगे, और आने वाले साल में कहाँ से कितना कितना पैसा। क्लियर हो गया? आने वाले साल में हम कहाँ पर कितना कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, और आने वाले साल में कहाँ से कितना कितनी, है ना, कैपिटल रिसिप्ट आएंगी। आने वाले साल में हम कहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे और कहाँ से कितनी कितनी रेवेन्यू रिसिप्ट, और ये आने वाले साल के लिए हो रहा है। तो एक्चुअल में ज़्यादा भी हो सकता है, और एक्चुअल में खर्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और अरे एक्चुअल में खर्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और समझे? क्लियर हो गए यहाँ तक? चलिए, अब क्योंकि आने वाले साल में ये खर्चे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी, तो जो हमारा बजट है ना वो 3 टाइप का होता है, एक डेफिसिट बजट, एक सरप्लस बजट और एक बैलेंस्ड बजट। एक सरप्लस बजट, एक डेफिसिट बजट और एक बैलेंस्ड बजट। अगर आने वाले साल में खर्चे ज्यादा हो गए, किससे? रिसिप्ट से। खर्चे ज्यादा हो गए किससे? तो डेफिसिट बजट। और रिसिप्ट ज्यादा आ गई खर्चों से तो, और जितनी रिसिप्ट आई उतनी खर्चे करे दो। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर बच्चों से कि विच बजट इज सुटेबल फॉर द डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, कि इन तीनों में से कौन सा बजट सुटेबल है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए लाइक इंडिया? बच्चे कहते हैं सरप्लस बजट। नहीं, लग नहीं रहा, सरप्लस ही तो लग रहा है कि पैसे ज्यादा आ जाए और खर्च, मतलब ऐसा देश डेवलप हो पाएगा जिस देश की सरकार पैसा तो इकट्ठा करे जा रही, टैक्स से, नॉन टैक्स से, ले डायरेक्ट टैक्स, ले इनडायरेक्ट टैक्स, ले सरकारी संस्था भेज दी, ले बोरो कर लिया है, ले फाइन पेनल्टी लगा दी और खर्च कुछ कर नहीं दी। तो ऐसा देश तो डेवलप नहीं हो पाएगा। क्या बैलेंस बजट होगा कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, हम तो इतना ही करेंगे, अब तुम मरो कुछ ही करो? ऐसा भी नहीं होने का है भाई। तो कौन सा? डेफिसिट बजट, कि चाहे पैसा कमाए और खर्च, चाहे बोरो लेकर हमें खर्च करना पड़े, बोरोइंग करके हमें खर्च करना पड़े। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? तो ये फंडा है। डन बेटा? क्लियर है यहां तक? चलिए, अब सर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन कि अगर मान लो मीटिंग चल रही है ऐसे ही, हम सारे बैठे हुए, और कोई आके बोलता है कि हमारा बजट तो घाटे में चला गया, हमारा बजट तो, हम ये तो समझ गए कि खर्चे ज्यादा हुए हैं रिसिप्ट से, खर्चे, पर कौन से खर्चे? अरे रेवेन्यू खर्चे ज्यादा हुए हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए हैं, या टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हुए हैं, और कौन सी रिसिप्ट कम रह गई? कुछ क्लियरिटी नहीं हो रही। ये तो वही बात होगी, मैं गाड़ी मैकेनिक पे ले जाकर छोड़ दूं, कोले वैसे ठीक कर दे, खराब होगी। अरे कुछ तो बताओ, कुछ स्पेसिफिक बताओगे तभी तो वो करेक्टिव मेजर लेगा। क्लच में प्रॉब्लम है, गियर में प्रॉब्लम है, कुछ तो बताओ, कुछ बताओगे तभी तो वो ठीक करेगा। एसी में प्रॉब्लम है, ऐसे तो वो परेशान रहेगा। ऐसे हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स कैसे ठीक करेंगे? आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? इसलिए हमने टर्मिनोलॉजी बना दी। क्या बना दी? जिससे हमें बार बार पूरी बात रिपीट करनी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ डेफिसिट बजट है तो कुछ क्लियरिटी नहीं हो रही, कुछ स्पेसिफिक नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए हमने नाम रख दिए क्या? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी रेवेन्यू, फिस्कल और भाई वाह। कोई डाउट यहां तक? तो अगर हमारे रेवेन्यू खर्चे ज्यादा हो जाते हैं हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट से, अगर हमारे रेवेन्यू खर्चे ज्यादा हो जाते हैं हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते हैं? सर क्या मतलब है, समझाओ। देखो जी, समझो कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो कर दिए 500 करोड़, ले सब्सिडी बांट दी है बेटा, ले स्कॉलरशिप है बेटा, बांटे जा रहे पैसा, बस वोट हमें ही चाहिए। ले बस का किराया फ्री, ले बिजली फ्री, पर वोट, ले हज यात्रा फ्री, मानसरोवर यात्रा फ्री, वोट। 400 पार कैसे होगा? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गया? यहाँ तक चल रहा है, सबका चल रहा है सिस्टम तो ठीक है भाई। भाई ऐसा कुछ नहीं है मैं एग्जाम्पल दे रहा फ्री बीस का है भाई। चलो जी, कोई डाउट यहाँ तक?
और जो रेवेन्यू रिसिप्ट आई वो आई सिर्फ 300 करोड़। कहां से? टैक्स से। और अब रुद्र एक बात बता बेटा, पैसा कहां से आएगा, टैक्स से या नॉन टैक्स से? अब ऐसा तो है नहीं मोदी जी 8 बजे आ जाएंगे जैसे 2016 में आ गए थे भाई और बहनों, ऐसा तो होने का नहीं। ये तो कहने गए नहीं कि 8 बजे आ गए कि मोदी जी गए कि सर भाई और बहनों मोदी जी का नाम लिया, देखो खौफ है भाई, कुछ नहीं कह सकते भाई। चलिए, कोई डाउट यहां तक? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम क्या करें, हम मोदी जी आके गए कि सर इस साल ना टैक्स से, नॉन टैक्स से पैसा आया कम और खर्च कर दिया हमने थोड़े ज्यादा, लो थोड़ा थोड़ा टैक्स और दे दो, थोड़ा थोड़ा टैक्स। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होगा कि लाओ थोड़ा थोड़ा टैक्स और दे दो। बताओ, ऐसा तो नहीं कह सकते। जो पैसा आपने पहले फिक्स कर दिया कि हम इतना ही इकट्ठा करेंगे टैक्स नॉन टैक्स से, तो वो तो पहले ही आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है ना, पहले ही फाइनलाइज करना पड़ता है। आप बीच सेशन में थोड़ा ना आप कर सकते हो ये लास्ट में, अब तो नेक्स्ट सेशन के लिए बनेगा। तो टैक्स से नॉन टैक्स से पैसा तो आया कम और खर्चे कर दिए ज्यादा, तो वो पैसा कहां से आएगा? तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हो गया व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट, कि जो डे टू डे खर्चे हमने करे, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन में, है ना, राशन बांटने में, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में, वो तो कर दिए ज्यादा और पैसा आया कम, पैसा आया कम। कोई डाउट यहां तक? तो अब ऐसा तो है नहीं सरकार कहेगी लाओ जी टैक्स नॉन टैक्स थोड़ा कम रह गया पैसा, लाओ थोड़ा थोड़ा और दे दो। सरकारी संस्थाओं से जो कमाई होनी थी वो तो हो गई इनकम फ्रॉम पीएसयूज, फीस से जो आना था स्कूल कॉलेज से वो आ गया, फाइन से पेनल्टी से जो आना था वो आ गया, एसशीट फॉरफीचर से जो आना था वो आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से जो आना था वो, बताओ कहां से लाए? तो अब तो एक ही साधन है हमारे पास कि हमें कैपिटल रिसिप्ट का इस्तेमाल करना, या तो हमें डिसइन्वेस्टमेंट करनी, सरकारी संस्थाएं बेचनी, या फिर हमें बोरो करना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट, तो आप कहोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसिप्ट से। डन। अच्छा, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट दैट गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट द डे टू डे एक्सपेंडिचर विद द हेल्प ऑफ डे टू डे रिसिप्ट। गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट द डे टू डे एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसके इंप्लीकेशन क्या पड़ेंगे सर? अब तो एक ही सॉल्यूशन है सरकार को कैपिटल रिसिप्ट का इस्तेमाल करना, तो या तो सरकारी संस्थाएं बेचनी पड़ेंगी, डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके शेयर बेचने पड़ेंगे, या बोरो करना, तो या तो असेट घटाने पड़ेंगे, लायबिलिटी बढ़ानी, और कोई ऑप्शन? चलो, अगर बोरो करा तो इसका भी इंप्लीकेशन बढ़ेगा, सरकार के ऊपर बर्डन आएगा इंटरेस्ट पेमेंट का और प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करने का। और अगर डिसइन्वेस्ट करा, सरकारी संस्थाएं बेच दी डे टू डे खर्चे पूरे करने के लिए, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि आने वाले सालों में फिर कमाई का साधन नहीं बचेगा। आ रहा है समझ में या नहीं? तो पहला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट, तो व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट दैट गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट, है ना। और व्हाट आर द इंप्लीकेशन? या तो सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या बोरोइंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बोरो करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट का बर्डन बढ़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट को पे करने का बर्डन बढ़ेगा, और सरकारी संस्थाएं बेचेंगे तो क्या होगा? इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये इंप्लीकेशन है। बट अगर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, कौन से एक्सपेंडिचर? हाँ, कौन से? टोटल एक्सपेंडिचर, सारे के सारे एक्सपेंडिचर। किससे? हमारी सारी की सारी नॉन डेट रिसिप्ट से, हमारी नॉन डेट रिसिप्ट से। सर ये क्या है नॉन डेट रिसिप्ट? ये तो नया टर्म है भाई कुछ, तो देखो समझते हैं। कोई डाउट? देखिए सर, तो गवर्नमेंट बजट में आई दो चीजें, एक रिसिप्ट्स और एक एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर हुए दो टाइप के, कौन कौन से? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रिसिप्ट भी आई हमारे पास दो तरीके की, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। कोई दिक्कत? कैपिटल रिसिप्ट हमारे पास दो तरीके से आई बेटा, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट से और एक बोरोइंग से। और रेवेन्यू रिसिप्ट आई हमारे पास दो तरीके से, कहां से? एक टैक्स से और एक नॉन टैक्स से। एक टैक्स से और एक नॉन टैक्स से। अरे यस और नो बोलो बेटा, अरे यस और नो, ऐसा ही है ना?
चलिए देखिए अब हुआ क्या, ध्यान से देखना बेटा। अब टैक्स से और नॉन टैक्स से तो हमारे पास आए सिर्फ 300 करोड़। कितने आए बेटा? हाँ, टैक्स से और नॉन टैक्स से। ठीक है बेटा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और जो भी फीस, फाइन, पेनल्टी, इनकम फ्रॉम पीएसयू सबसे 300 करोड़ है। और डिसइन्वेस्टमेंट जो सरकारी संस्थाएं बेची हमने या उनके शेयर्स बेचे उनसे भी आए 300 करोड़। टोटल कितने आए? 600 करोड़। और हमने जो रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिए वो कितने कर दिए? ज्यादा कर दिए। क्या कर दिए? हाँ, तो टैक्स से, नॉन टैक्स से और डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया इसे बोलते हैं हम नॉन डेट रिसिप्ट्स। ये वो पैसा है जो हमें वापस, हाँ ठीक है, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ना ये कैपिटल रिसिप्ट तो है पर डिसइन्वेस्टमेंट का एक नाम और है। डिसइन्वेस्टमेंट का एक नाम है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। ये कैपिटल रिसिप्ट का तो पार्ट है ही पर ये नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि एक बार आ गया अब ये वापस, तो याद रखना कि सर डिसइन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट, तो टैक्स से, नॉन टैक्स से और डिसइन्वेस्टमेंट से मिलाकर भी अगर हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं बेटा क्या? फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं बेटा? द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड द नॉन डेट रिसिप्ट। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड द नॉन डेट रिसिप्ट उसे हम बोलते हैं क्या? फिस्कल डेफिसिट। आ रहा है समझ में? तो फिस्कल डेफिसिट refers to the difference between the total expenditure and the non-debt receipt. अब सर ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो सर ये इंडिकेट कर रहा है कि टैक्स से और नॉन टैक्स से जो पैसा आ सकता था वो आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ सकता था वो आ गया, तब भी खर्चे ज्यादा हो रहे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि सर अब हमारे पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अब हमें सर बोरो करना और कोई ऑप्शन हमारे पास, अब अगर हम 400 करोड़ बोरो करेंगे तभी जाकर ये क्या हो पाएगा? इक्वल हो। और कोई ऑप्शन हमारे पास टैक्स से, नॉन टैक्स से, डिसइन्वेस्टमेंट से जो आना था वो तो आ गया, अब तो हमें बोरो ही करना। तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट द, आया समझ में? तो ये फंडा है। ठीक है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट दैट गवर्नमेंट हैज टू बोरो और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता, हमारे रेवेन्यू खर्चे ज्यादा हो जाते हैं हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट से, तो अभी तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम कैपिटल रिसिप्ट का इस्तेमाल कर, हम डिसइन्वेस्टमेंट या बोरोइंग कर। बट अगर मैं कह रहा हूं कि फिस्कल डेफिसिट है तो इसका मतलब है टैक्स, नॉन टैक्स और डिसइन्वेस्टमेंट से भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, अब तो फिर एक ही ऑप्शन है हमें बोरो करना। तो ये फर्क है बस दोनों में। आ रहा है समझ में कि अब हमें बोरो करना, अब बोरोइंग की वही इंप्लीकेशन क्या कि सरकार के ऊपर बर्डन आएगा इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट का। एक और दिक्कत होगी कि मान लो गुड्स तो बने हमारे देश के अंदर कितने के? 10,000 करोड़ के। अब जिन्होंने इन गुड्स को बनाने में मदद करी, चलो एक काम करते थोड़ा रियलिस्टिक वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कितने के? 600 करोड़ के। तो सब में पैसा कितना बटेगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ऐसी होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करना है तो दीज आर द 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चाहे कि स्कूल को एजुकेशन प्रोवाइड करानी हो, चाहे हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट, चाहे रेस्टोरेंट को खाना, चाहे गारमेंट फैक्ट्री को गारमेंट्स, कुछ भी हो, ये 4 चीजें चाहिए। तो लैंड कहेगा लाओ भाई मेरा रेंट दो, लेबर कहेगी लाओ भाई मेरी सैलरी वेजेस दो, कैपिटल कहेगा लाओ भाई मेरा इंटरेस्ट दो, एंटरप्रेन्योर कहेगा लाओ भाई मेरा, तो वो पैसा सब में, अरे वो पैसा सब में बढ़ जाएगा। अरे वो पैसा सब में बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? आ रहा समझ में? तो गुड कितने के बने तो सब में पैसा कितना बटेगा? ऐसे होगा। पर होता क्या है, जब पैसा बढ़ता है तो सब में इक्वल, किसी पे ज्यादा जाता है किसी पे कम। अब बताओ, एक अकाउंटेंट और एक सीए सेम पैसा कमाएगा तो सब पे इक्वल नहीं जाता। अब जिस पे कम जाता है, अब सरकार को चाहिए वोट, तो सरकार क्या करती है? WTO, IMF है ना, वर्ल्ड बैंक, इनसे बोरो कर लेती है, लोन ले लेती है। इनसे क्या करती है? बोरो कर लेती है और लोगों को बांट देती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है।
है ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ले बेटा ले सब्सिडी, ले बेटा स्कॉलरशिप, बट वोट हमें ही देना, वोट बस। इस चक्कर में लोगों के पास पैसा, तो मनी सप्लाई आ गई ज्यादा, क्योंकि सरकार ने बाहर से बोरो करके बांट दिया, तो उनपे पैसा आ गया ज्यादा, अब वो डिमांड करेंगे ज्यादा, जिससे महंगाई बढ़ेगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी। बताओ बढ़ेगी नहीं? सरकार ने बोरो करा, लोगों में बांट दिया, उनपे पैसा आ गया ज्यादा, वो डिमांड ज्यादा करेंगे। अब गुड्स तो बने 600 करोड़ की डिमांड हो रही 1000 करोड़ की, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। तो अगर सरकार पैसा बोरो करके बांट रही है तो उससे क्या होगी? इन्फ्लेशन। क्या होगी? हाँ, तो अगर हमारे रिवेन्यू खर्चे ज्यादा हो जाते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट से, तो भी हम कैपिटल रिसिप्ट का इस्तेमाल कर। बट अगर हमारे देश के अंदर फिस्कल डेफिसिट है, तो इसका मतलब टैक्स से, नॉन टैक्स से, डिसइन्वेस्टमेंट से मिलाकर भी हमारा पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है टोटल खर्चों को पूरा करने। अब तो एक ही ऑप्शन है हमें बोरो करना, तो इट इंडिकेट द बोरोइंग रिक्वायरमेंट, इट इंडिकेट द, अब तो हमें सिर्फ बोरो ही करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट द, तो न्यूमेरिकल में ध्यान रखना फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के इक्वल होता है। किसके? डन, क्लियर हो गया? बर्डन क्या होगा भैया? एक तो सरकार के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट का, और दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अच्छा, क्या हमारे पास कोई और तरीका है फिस्कल डेफिसिट को मीट करने का बोरोइंग के अलावा? है तो क्या? तो सर एक तरीका है सर, वैसे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि टैक्स, नॉन टैक्स, डिसइन्वेस्टमेंट मिलाकर भी टोटल खर्चे पूरे, तो अब तो बोरो ही करना पड़ेगा। कोई है ऑप्शन? तो सर एक तरीका है, उसे बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। आरबीआई से नए नोट प्रिंट करवा सकते हैं, पर समस्या वही सेम है। चाहे हम पैसा बाहर से बोरो करके बांटें, चाहे नए नोट प्रिंट करके बांटें, अल्टीमेटली तो उनके पास पैसा ज्यादा जाएगा, जिससे वो डिमांड ज्यादा करेंगे, जिससे महंगाई। मेन तो इशू ये है, आप देखते होंगे व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज आते रहते हैं कि मोदी ने 3000 करोड़ रुपए का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवा दिया, क्या जरूरत थी? 140 करोड़ लोग हैं, सब में पैसा बांट दो, सेंटा क्लोज रात को एक एक बंडल फेंक दो। अरे भाई, गुड्स तो बने कितने के? 600 करोड़ के, डिमांड कितनी होनी चाहिए? 600। अब तुम अगर पैसा बांट दोगे तो उन पे पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो वो डिमांड, जिससे महंगाई। ये प्रॉब्लम है। तो आप बोरो करके बांट रहे हो या नए नोट प्रिंट करके बांट रहे हो, प्रॉब्लम तो सेम, इन्फ्लेशन। क्या बेटा? हाँ, जिम्बाब्वे ने किया था, त्राहिमाम हो गया वहाँ पे। वेनेजुला ने किया था, देखा करो थोड़ा अच्छी चीज़ें भी इंटरनेट पे, सिर्फ कच्चा बादाम ही है। चलो अब तो खैर वो पुराना हो गया है। क्या चल रहा है बेटा? मतलब है क्या चल रहा है? यही है। चलो मुझे अपडेट करते रहा करो, है? कोई डाउट यहाँ तक है? रील क्या होती? अच्छा, वो जो छोटी छोटी इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड। अच्छा, यूट्यूब पे उसे शॉर्ट बोलते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस बोलते हैं। अच्छा, ये फर्क है क्या यार? चलो हमें रूडी, चलो समझ आया यहाँ तक? बेटा ऐसा है ना, वन शॉट में खत्म हो जाएगा, थोड़ा एफर्ट तो लगेगा। 6 मार्क्स मजाक है क्या? ठीक है, कोई डाउट? चले आगे। देखो, तो अगर रिवेन्यू डेफिसिट है तो इसका मतलब खर्चे ज्यादा हो गए रिसिप्ट से, तो अभी हम कैपिटल रिसिप्ट का इस्तेमाल कर। फिस्कल डेफिसिट है तो भैया वो एक ही ऑप्शन है, बोरो करना। समझ आया? बट मुझे एक चीज बताओ आप, हमने कितना बोरो किया बेटा इस बार? 400 करोड़। ये 2000 मान लो, आप सपोज करो 2000 ये 20 का है। अब आ जाओ 2021 पे, गवर्नमेंट बजट, ये हो गए हमारे एक्सपेंडिचर, ये हो गए हमारी रिसिप्ट्स। ये हमारी हो गई दो तरीके की रिसिप्ट, एक रिवेन्यू रिसिप्ट और एक ये कैपिटल के अंदर 2 ऑप्शन हो गए, एक डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स। और रिवेन्यू के अंदर 2 हो गए, कौन कौन से? टैक्स और। अब ये 2021 का बना रहे हैं, और खर्चे हमने कर दिए टोटल, इसमें दोनों आ गए, रिवेन्यू भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। ये तो कर दिया बेटा हमने 1000 करोड़। कितना? और देखते रहना थोड़ा ध्यान से, कितने कर दिए? 1000 करोड़। और टैक्स से, नॉन टैक्स से और डिसइन्वेस्टमेंट, तीनों से, जिसे हम क्या बोलते हैं?
नॉन डेट, अरे क्या बोलते हैं, हाँ नॉन डेट रिसिप्ट्स। इनसे पैसा आया मान लो सपोज, कितना लें, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, चलो एक काम करते हैं, खर्चा तो कर देते हैं इस बार 1100 करोड़, ठीक है भाई, और जो पैसा आया वो आया सिर्फ 500 करोड़। कितना आया, अब वो कैसे भी हो सकता है, टैक्स नॉन टैक्स से 200 करोड़ आया और डिसइन्वेस्टमेंट से 300 करोड़ आया। कोई डाउट यहां तक? तो अब टोटल खर्चे हो गए 1100 करोड़ और टैक्स नॉन टैक्स और डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आया 500 करोड़, टैक्स नॉन टैक्स और डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आया। तो सर अब तो एक ही ऑप्शन है हमें बोरो करना, तो हमने बोरो कितना करेंगे हम, 600 करोड़, और कोई ऑप्शन हमारे पास? तो 2021 में हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है बेटा, 600 करोड़। कितने परसेंट पे लिया, मान लो हमने 10% पे लिया, तो ये हमने बोरोइंग कितनी करी, 600 करोड़। बट सवाल ये है, क्या एक्चुअल में 600 करोड़ हमने इस साल के लिए बोरो करे? क्या एक्चुअल में 600 करोड़ हमने इस साल के लिए बोरो करे, सारे के सारे इस साल में खर्च करे हमने वो पैसे? सर ऐसा तो नहीं है सर, हमने पिछले साल भी 400 करोड़ बोरो करे थे एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ, अब इस साल भी घाटा हो गया 600 करोड़ का। तो इस साल हमने एक्चुअल में जो बोरोइंग यूटिलाइज करी है इस साल के लिए वो कितनी करी है? तो उसका एक फॉर्मूला है, क्या बेटा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमने एक्चुअल में कितना बोरो किया वो पता चलेगा इस साल के लिए। वैसे तो हमने कितना बोरो किया, 600, अरे कितना बोरो किया, पर 40 करोड़ तो मैंने इसलिए बोरो करे जिससे पिछले साल की जो 400 करोड़ की बोरोइंग है मैं उस पर इंटरेस्ट, तो एक्चुअल में इस साल के लिए कितना बोरो किया, 60 करोड़। बताओ समझ आया नहीं आया? अरे एक्चुअल में इस साल कितना बोरो किया, नहीं समझे? समझ आया? इस साल तो हमने बोरो तो 600 करोड़ करा, पर 40 करोड़ तो इसलिए बोरो करा ना जिससे पिछले साल की इंटरेस्ट पे, पिछले साल की बोरोइंग पे इंटरेस्ट दिया जा सके। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ व्हेन प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू 0 व्हाट डज इट इंडिकेट? तो अब आ जाओ 2000 कहां पे, 22 पे बनाओ भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है, देखो भाई, ठीक है। कौन कौन से, डिसइन्वेस्टमेंट और यहां पर और एक्सपेंडिचर। तो इस बार हमने खर्चे कर दिए सपोज कितने, सपोज हमने खर्चे करे बेटा 500 करोड़, 500 तो कम हो जाएगा, 1500 करोड़, कितने, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं आता, कोई दिक्कत तो नहीं, कितने करे, 1500 करोड़, और टैक्स नॉन टैक्स और डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आया वो आया 960 करोड़, टैक्स से, नॉन टैक्स से, डिसइन्वेस्टमेंट से, सब मिला के खर्चा पैसा कितना आया। तो अब तो एक ही ऑप्शन है कि हमें बोरो करना पड़ेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। कितना करना पड़ेगा, 500, तो इसे कर दो कितना, कितना, 940 लीजिए, तो कितना भैया 940, तो हमें कितना करना पड़ेगा 560 करोड़, और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि टैक्स से, नॉन टैक्स से, डिसइन्वेस्टमेंट से सिर्फ आया 900, और हमने खर्चा कितना किया, अब तो एक ही ऑप्शन है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बोरो करना, क्योंकि खर्चे हो गए ज्यादा और नॉन डेट रिसिप्ट से पैसा आया कम, इसे तो बोलता है फिस्कल डेफिसिट। बट क्या एक्चुअल में हमने सारा पैसा इस साल के लिए करा, हाँ भाई, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, प्राइमरी डेफिसिट। फॉर्मूला क्या है,
फिस्कल माइनस, तो हमने इस साल कितना बोरो किया और इंटरेस्ट कितना दिया? हाँ भाई, इंटरेस्ट कितना दिया हमने पिछले साल कितना बोरो किया था? पिछले साल कितना बोरो किया था हमने? कोई डाउट यहां तक? कितना बोरो किया था? कहां गया बेटा? 600 करोड़। कितना? 600 करोड़। और कितने परसेंट पे? सपोज करो 100% पे। कितने परसेंट पे? कितने परसेंट पे? 100% पे। सपोज डबल देना है भैया, जस्ट कितना देना है? जस्ट डबल। तो इसे कितना कर देंगे हम? 900, और इसे कितना कर देंगे? 600। तो टैक्स, नॉन टैक्स और डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा कितना आया सिर्फ, है ना? और खर्चे कितने करे? तो हमने बोरो कितना करा और पिछली बार का इंटरेस्ट कितना है? तो एक्चुअल में जो हमने इस बार 600 करोड़ बोरो करे वो सिर्फ इसलिए करे जिससे हम पिछले साल की बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे कर सके। तो एक्चुअल में तो इस साल हमने कुछ बोरो, भाई पिछली बार हमने 600 करोड़ बोरो करे, वो भी 100% पे, कि जस्ट डबल देना पड़ेगा। कोई डाउट यहां तक? क्योंकि हम अपने टोटल खर्चे पूरे नहीं करवा रहे थे अपनी नॉन डेट रिसिप्ट से। अब इस साल भी हमारा घाटा आया, कितने का? 600 करोड़ का। तो एक्चुअल में तो इस साल हमने सिर्फ जो बोरो किया वो सिर्फ इसलिए किया जिससे पिछले साल की बोरोइंग पे हम इंटरेस्ट, तो प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब हमने इस साल जो पैसा लिया है वो सिर्फ इसलिए लिया है जिससे पिछले साल की बोरोइंग पे हम इंटरेस्ट। कोई डाउट यहां तक? तो ये फंडा है, समझ आया? तो बजट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आने वाले साल में हम कहां पर कितना कितना पैसा खर्च, और आने वाले साल में कहां से कितना कितना पैसा। क्लियर हो गया? क्योंकि हम आने वाले साल के लिए बना रहे हैं तो एक्चुअल में जो हमारा बजट है वो घाटे में भी जा सकता है और सरप्लस में भी, खर्चे ज्यादा भी हो सकते हैं। और तो अगर रिवेन्यू खर्चे ज्यादा हो गए तो हमारे पास भी कैपिटल रिसिप्ट है। फिस्कल हो गए तो इसका मतलब हमारे पास अभी बोरोइंग ही बची है बस, ठीक है ना? और प्राइमरी ये बताता है कि एक्चुअल में उस बोरोइंग में से हमने कितना पैसा इस बार लगाया, ठीक है ना? पिछले साल की बोरोइंग पे इंटरेस्ट माइनस करके। कोई दिक्कत यहां तक? समझ आया? बट सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा उद्देश्य क्या है बजट बनाने का, है ना? कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा। तो सर ये छोटे मोटे से ऑब्जेक्टिव्स हैं। सर पहला ऑब्जेक्टिव तो बड़ा सिंपल है। मान लो आपने प्लानिंग नहीं बनाई, मान लो आज पूरे दिन की कि भाई क्या करना है ना? तो क्या होगा? सुबह उठोगे, दोस्त कहेगा चल भाई यहाँ चलते हैं, चल भाई 2 घंटे उसके साथ लगा दिया, रील देख ही जाओगे। पर ये अगर आपका प्लान होगा कि हाँ भाई 2 बजे ट्यूशन जाना है, 3 बजे ट्यूशन जाना है, 4 बजे ट्यूशन जाना है, तो आपका पता रहेगा कि नहीं यार मुझे तो अब यहाँ जाना है। क्लियरिटी रहती है, रोड मैप रहता है। क्या रहता है? तो ऐसी सरकार पहले ही बजट बना लेती है कि हम इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे और इतना पैसा हमारे पे यहाँ से आएगा। तो जब वो साल शुरू होगा तो सरकार की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज है, उन्हें गाइडेंस मिलेगी कहाँ पे पैसा एलोकेट करना है और कहाँ पर पहला पैसा एलोकेट, तो एलोकेशन में मदद मिलेगी। किसमें? हाँ। फिर वो एलोकेशन हम इस तरीके से कर पाएंगे कि हम अपने बाकी उद्देश्य पूरे कर पाए। जैसे हमारा उद्देश्य है इकोनॉमिक ग्रोथ, तो रिसोर्सेज ऐसे ही स्कीम्स में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में एलोकेट करेंगे जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। और इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का? जीडीपी, कि जीडीपी बढ़ सके, ज्यादा ज्यादा वैल्यू के गुड्स और सर्विस। तो सरकार ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर, ऐसे ऐसे स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करेगी जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब बजट बना रहे हैं ना हम साल की शुरुआत में, तो हम बजट इस हिसाब से बनाएंगे कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। जैसे सरकार क्या करेगी? इंडस्ट्री से टैक्स कम लेगी, उन्हें लैंड कंसेशनल रेट पे देगी, उनको उनके ऊपर खर्चे ज़्यादा करेगी, उन्हें सब्सिडीज देगी, नई नई स्कीम लेकर आएगी, लाइक मुद्रा लोन, चीपर और इजी फाइनेंस पर लोन अवेलेबल कराएगी उनके लिए, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, जहाँ एक कंपनी को रजिस्टर करने में चप्पलें घिस जाती थी, अंडर द स्टार्टअप इंडिया योजना विद इन 24 आवर्स की विंडो में आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हो। बताओ, शुरू में टैक्स नहीं लेगी। क्या नहीं लेगी? क्या नहीं लेगी? शुरू में टैक्स नहीं लेगी आपसे, कैपिटल गेन टैक्स। जब 2006 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट इंट्रोड्यूस करी थी तो रजिस्टर्ड उसको सिंगापुर में कराया था। क्यों? क्योंकि यहाँ कैपिटल गेन टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो ये सब चीज़ें हो गई। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो बजट ऐसा बनाया जाएगा, रिसोर्सेज ऐसे एलोकेट करी जाएंगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। बजट ऐसा बनाया जाएगा कि रीजनल बैलेंस, क्योंकि हमारे देश में ना डायकोटॉमी है। क्या है? आयरनी है। मॉल भी दिख जाएगा, झोपड़पट्टी भी दिख जाएगी हमारे देश में। देख लो ग्रैंड प्लाजा के बाद, ऐसा हर जगह है। दिल्ली चले जाओ कभी ट्रेन से, शुरू में वही दिखेगा आपको, स्लम। और बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं। साइबर हब, डीएलएफ चले जाओ, ऐसा लगता है इंडिया ही नहीं है। क्या है ये? तो रीजनल बैलेंस नहीं है। तो आज भी बिहार के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जाता है जो अंडर डेवलप्ड है।
समझ गए? तो बजट ऐसा बनाना है कि रीजनल बैलेंस किया जा सके, बजट ऐसा बनाना है कि स्टेबिलिटी लाई जा सके। क्या लाई जा सके? मान लो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कब होती है? जब लोगों का पैसा, जब सरकार बोरो करके लोगों को बांट देती है, ले सब्सिडी, ले स्कॉलरशिप, तो पैसा आगे जाएगा, जिससे वो डिमांड ज्यादा करते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। तो सरकार क्या करेगी इन्फ्लेशन के टाइम पे? उन पे खर्च और उनसे टैक्स, तो उनके पास पैसा कम हो जाएगा, जिससे वो डिमांड कम करेंगे और महंगाई। तो बजट ऐसा बनाना है आने वाले साल के लिए जिससे इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके, इकोनॉमी को ग्रोथ दिलाई जा सके, रीजनल बैलेंस किया जा सके, सरकार को एलोकेशन में मदद करी जा सके, और जो इनकम इनइक्वालिटी है उसे खत्म किया जा सके। तो सरकार क्या करेगी? रिच से टैक्स कम ज्यादा लेगी और पुअर से टैक्स, पुअर पे खर्च ज्यादा करेगी और रिच पे खर्च। तो पहले तो रिग्रेसिव टैक्सेशन हुआ करता था, सबसे इक्वल टैक्स। मान लो एक गंजा है बेचारे के सिर पे है ही 4-5 बाल, तुमने 2 तोड़ लिए, उसे तो बहुत जोर पड़ेगा, और एक का घना जंगल है, उसे कोई फर्क। तो ये होती थी दिक्कत पहले रिग्रेसिव टैक्सेशन में, सारा बर्डन पुअर पे आता था। 100 रुपये इनकम है तब भी 10% टैक्स, 1 लाख रुपए इनकम है तब भी 10% टैक्स। तो जिससे तुम 100 रुपये वाले से तुमने 10 रुपये ले लिए, उसे तो बहुत जोर पड़ेगा। अरे यस और नो? तो फिर कंसेप्ट लेके आए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का, हायर द इनकम हायर विल बी द, तो टैक्स स्लैब होती है, कितनी इनकम तक कोई टैक्स नहीं, इतनी से इतने तक इतना। तो इससे क्या होगा? इनकम इक्वालिटी आएगी। क्या आएगी? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है जिस वजह से हम बजट बनाते हैं। आया समझ में? फिर एक टॉपिक आता है इसके अंदर लास्ट, कि सर गुड्स कितने टाइप के होते हैं? तो सर गुड्स होते हैं 2 टाइप के, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड और, अब सर ये क्या है? सर 2 वर्ड का खेल है सारा, एक्सक्लूडेबल और राइवलरियस। मान लो फॉर एग्जांपल मेरी गाड़ी है, अब कोई जबरदस्ती उसमें जाने लगे तो मैं जाने दूंगा? मैं मना कर? मेरे घर में कोई जबरदस्ती रहने लगे मैं रहने दूंगा? मना कर? बताओ ऐसा है या नहीं है? तो एक्सक्लूडेबल है, क्या है? पर मैं सड़क पर चल रहा हूँ, मना कर दूंगा चल अंदर। मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ, मना कर दूंगा किसी को? मैं पार्क में टहल रहा हूँ, मना कर दूंगा? नहीं भाई, एनिमल मूवी थोड़ी ना चल रही। कोई डाउट यहाँ पर? तो ये एक्सक्लूडेबल नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, बट प्राइवेट गुड है। अच्छा, राइवलरियस क्या होता है? अगर एक पार्टी के कंजम्पशन करने से दूसरे पार्टी के कंजम्पशन पे अफेक्ट हो रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है, तो उसे राइवलरियस कहते हैं। मान लो मेरी आइसक्रीम को 1 बाइट खा ले, मुझे दिक्कत नहीं होगी, मेरे सेटिस्फेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा उसकी कंजम्पशन से। तो व्हेन द कंजम्पशन बाय वन पार्टी अफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ अनदर पार्टी, तो उसे हम राइवलरियस बोलते हैं। पर पब्लिक गुड में ऐसा, मैं सड़क पे चल रहा हूँ, कोई और भी चल रहा है, उसके चलने से मेरे चलने पे कोई फर्क, मैं पार्क में टहल रहा हूँ, वो टहल रहा है, उसके टहलने से मेरे टहलने पे फर्क, निब्बा निब्बी अलग बात है, अलग फिर तो है ना भाई। कोई डाउट यहाँ? ऐसा ही नहीं है। तो प्राइवेट गुड आर नीदर excluded, private good are both excludable and rivalrous, but public good are neither excludable nor rivalrous। ना आप मना कर सकते हो यूज करने से, और ना उसके यूज करने से आपके यूज करने पे कोई फर्क। फिर आता है इसके अंदर न्यूमेरिकल और 1-2 छोटे-छोटे टॉपिक, जैसे प्लान्ड बजट और नॉन प्लान्ड। सर प्लान्ड बजट क्या है? मान लो फॉर एग्जांपल हमने पहले ही लिख दिया कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, 35% कैपिटल एक्सपेंडिचर, इतना हम रेवेन्यू पे, तो अगर हम वही खर्चा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही, तो वो प्लान्ड बजट है। बट अब कोरोना पेंडेमिक आ गया तो कुछ प्लान थोड़ी ना था, एकदम से हमें अनसर्टेनिटी थी, हमें पैसा खर्च करना पड़ा, तो वो नॉन प्लान्ड बजट का पार्ट हो गया। आया समझ में? तो ऐसा टॉपिक आ जाता है प्लान्ड और नॉन प्लान्ड बजट। आया समझ में? फिर न्यूमेरिकल आते हैं, बड़े बेसिक से है, तो बस आपको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो मैं एक करके दिखा रहा हूँ और फिर इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। बताओ भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने दिए और रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी दी? टैक्स और 47 और 10, कितना हो गया? 23। देखो ये है। अच्छा सर फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट रिसिप्ट। फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस। अब सर देखो भाई इसके अंदर टोटल एक्सपेंडिचर दिख रहे हैं तुम्हें? बस रिवेन्यू है और तो कुछ है ही नहीं। तो बस फिर एक ऑप्शन और है कि सर ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें कितना पैसा बोरो करना। तो फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल आता है? और यहाँ बोरोइंग उन्होंने दी हुई है कितनी? 32। ठीक है भी आपको याद रखना है। फिर ऐसी प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है क्या? फिस्कल डेफिसिट माइनस फिस्कल कितना, इंटरेस्ट कितना, कितना आ गया? तो ऐसे हैं ये सिंपल से। ठीक है,
तो वो आपको करने हैं वही ऐसे से बेसिक से। फिर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, बताओ भाई कि गवर्नमेंट ने खर्च करना शुरू कर दिया फ्री सर्विसेज के ऊपर लाइक एजुकेशन और हेल्थ, विच इकोनॉमिक वैल्यू रिफ्लेक्ट है। तो जब सरकार बजट बनाती है तो उसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इक्वालिटी लानी है, स्टेबिलिटी लानी है, रीजनल बैलेंस। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, इनकम इक्वालिटी, पुअर पे खर्च ज़्यादा कर रही है और रिच पे कम। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर इमेज दिखाई थी ना मॉल वाली, और वो एक्चुअल में एनसीईआरटी में आया हुआ है और सीबीएसई क्वेश्चन आया हुआ 2017 के अंदर। तो क्या कहोगे, रीजनल बैलेंस। रीजनल का क्वेश्चन अगर वो आ जाता, वहां की मॉल भी दिख जाते हैं और स्लम भी इंडिया के अंदर, बताओ विच इकोनॉमिक वैल्यू, दैट इज रीजनल बैलेंस। कोई डाउट यहां तक? चैप्टर स्वाहा, कोई डाउट?